सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का ग्लोबलाइजेशन। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बजाना बिल्कुल भी मत भूलना सो दैट नोटिफिकेशंस आती रहें। ग्लोबलाइजेशन का ये पार्ट 2 होने वाला है एंड पार्ट 2 में हम करेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट में सीधा सीधी क्या है फॉरेन ट्रेड। हमने फॉरेन ट्रेड अभी शुरू नहीं किया, फॉरेन ट्रेड बहुत पहले से चलती आ रही है। हिस्ट्री, हमारे हिस्ट्री में इसके प्रूफ्स है कि हम क्या करते थे, फॉरेन ट्रेड कंट्रीज को, दो कंट्रीज को कनेक्ट करते थे। ये फॉरेन ट्रेड ही तो था, ये ट्रेड ही तो था जिसके जरिए ब्रिटिशर्स यहाँ तक आए थे, यहाँ पर आए थे। और ट्रेड क्या करती है, ट्रेड इंडिया और साउथ एशिया को कनेक्ट करती थी किन से, ईस्ट एंड वेस्ट वाले कंट्रीज से। हमारे यहाँ पर इंडिया में हम जानते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे सी पोर्ट्स है जिसके जरिए ये जो शिप्स है वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते थे। हम लोगों को पता है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे या किस तरीके से बाकी अरब्स यहाँ पर आए थे राज करने के लिए या बोलो ट्रेड करने के लिए। और फिर कितनी ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। चाय पत्ती की बिक्री यहाँ से दूसरे दूसरे देशों में होने लगी। फिर उसके अलावा हम कॉफी यहाँ पर उगाते हैं या जो भी चीजें सिल्क रूट्स थे, कॉटन इंडस्ट्री मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। और कॉटन इंडस्ट्री से आप जानते हैं कि कॉटन एज अ रॉ मटेरियल, यहाँ का रॉ मटेरियल भेजा जाता था बाहर एंड बाहर से फिर फिनिश्ड शर्ट्स बनकर आते थे, यहाँ पर बेचे जाते थे। तो इस तरीके से काम होता था। फिर अगर हम बात करें, ये तो था फॉरेन ट्रेड, किस तरीके से फॉरेन ट्रेड एंड ऑल होता है। बट क्या बेसिक फंक्शंस है फॉरेन ट्रेड करने के लिए, फंक्शंस क्या, फॉरेन ट्रेड किस तरीके से काम करती है, फॉरेन ट्रेड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। So it creates an opportunity for the producer to reach beyond the domestic market. Exactly. Foreign trade क्या करती है कि ये opportunities create करती है producers के लिए। हम producers जो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक बाउंड्रीज हमारे कंट्री के अंदर ही ट्रेड कर रहे थे, बेचने खरीदने का काम कर रहे थे। अब हम लोगों के पास इतनी ज्यादा क्षमता है, हमें पता है कहाँ बेचना है, कौन कौन सा मार्केट हमारे सामान के लिए सही होगा। हम बाहर के मार्केट्स में भी बेच सकते हैं अपना सामान ले जाकर। और बाहर के मार्केट, बाहर के जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ पर आकर फैक्ट्रीज सेटअप करना चाहते हैं, जो कि हम लोगों ने एमएनसीज वाले सेक्शन में देख लिया है। Producers get multiple number of markets to sell their goods. Exactly, multiple number of markets है, सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं बल्कि फॉरेन मार्केट भी है। फॉरेन मार्केट में सिर्फ ये नहीं कि चाइना में ही सिर्फ बेच सकते हैं, बल्कि बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर हम, जिनके साथ हम मिलजुल कर काम कर सकते हैं, जिनको हम अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं या जिनसे हम खरीद सकते हैं। सो प्रोड्यूसर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। Similarly, buyers get a lot of choice of goods beyond domestical ones. Exactly. उसी तरीके से हम जो consumers हैं, हम लोगों को बहुत सारे choices मिल जाते हैं, goods and services के बहुत सारे choices मिल जाते हैं और हम easily choose कर सकते हैं। जैसे simply ऐसा हो गया ना, अब क्योंकि हमारे पास इतने सारे choices है, फोन के बारे में देख लो, मेरा सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है ये फोन देख लो। फोन क्या होता है, फोन आप 15,000 to 20,000 के रेंज में बहुत सारे अलग अलग टाइप के फोन्स मिल जाते हैं। अब आप ऐसा कोई फोन ढूंढते हो जिसपे आपको सारे के सारे अच्छे क्वालिटीज मिल जाए, 15 to 20,000 वाले रेंज में भी आ जाए। चलो 15 to 20,000 वाले में नहीं रखते, 10 to 15 वाले में रखते हैं। 10 to 15 वाले बायर्स भी बहुत सारे हैं। 10 to 15,000 वाले बायर्स में अगर हम उस रेंज में रखते हैं अपने फोन को, तो उस रेंज में भी हम देखते क्या है कि हमें ज्यादा बैटरी बैकअप कहाँ मिलता है, कैमरा क्वालिटी किस फोन का ज्यादा अच्छा है, या फिर हमारा प्रोसेसर कौन से फोन का ज्यादा अच्छा है। उतने ही पैसे में हम चाहते हैं हमारे बजट में बेस्ट फोन हो, चाहे वो 15 to 20 रेंज हो या फिर 10 to 15 रेंज हो। उस रेंज में हमारे पास हमें बेस्ट फोन चाहिए होता है। तो ये क्या है, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस है। अगर चॉइस नहीं होता तो क्या होता, अगर चॉइस नहीं होता तो सबको सेम टाइप के ही फोन रखने पड़ते, कोई अलग अपग्रेड नहीं कर पाता। उसी तरीके से कार के साथ भी है
कि कार्स जितने भी सारे हमारे यहाँ पर हमारे देश में कितने अलग अलग देशों के कार बिकते हैं, यहाँ पर कितने सारे अलग अलग तरीके के, लाइक कितने ज्यादा रेंज से शुरू होता है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख तक कितना ज्यादा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेसिफिकेशंस, कैसे कैसे स्पेसिफिकेशंस है, हम उसके अकॉर्डिंगली जैसा जैसी हमारी जरूरत है, जितना बजट हमारे पास है उसके हिसाब से खरीद सकते हैं। अब सोचो एक ऐसा सिचुएशन के 10 लाख से नीचे कोई गाड़ी ही नहीं आती, तो 10 लाख से नीचे कोई गाड़ी ही नहीं आती, तो फिर तो जिनके पास कम बजट है, लाइक 5 लाख वाले या 3 लाख वाले बजट वाले जो लोग हैं, वो लोग तो कभी गाड़ी खरीद ही नहीं सकते, लाइक नई गाड़ी नहीं खरीद सकते, कभी भी पुरानी गाड़ी खरीदनी होती पड़ती है उन लोगों को। सो ये है, ये कंपटीशन की वजह से हुआ है, प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन, कि मैं दाम सस्ता करूंगा और फिर और ज्यादा अच्छा बेचूंगा। तो ये कंपटीशन की वजह से हम कंज्यूमर्स को क्या हुआ, फायदा हुआ है। प्रोड्यूसर्स को फायदा क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से या फॉरेन ट्रेड की वजह से, कि उनके लिए मार्केट्स खुल गए, लाइक वो ज्यादा ज्यादा जगहों पर बेच सकते हैं, ज्यादा ज्यादा उनके लिए मार्केट्स है, और ज्यादा बड़ा स्कोप हो गया है कह सकते हैं हम, कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बेचकर, और इंडिया में छोड़ो, हम सोच लेते कोई एक स्टेट, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट में नहीं बेचकर बल्कि हम बाहर भी बेच सकते हैं। अब ये एक चीज हुई। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड में तो हम लोग ने अभी बात कर ली कि प्रोड्यूसर्स को एडवांटेज क्या मिला, मल्टीपल मार्केट मिले, बहुत सारे मार्केट, लाइक सिर्फ एक जगह पर ही नहीं बल्कि बाकी बहुत सारे जगहों पर वो बेच सकते हैं। दूसरा क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस तरीके से कम गया कि जहां पर भी हमें सस्ते में रॉ मटेरियल्स मिले, हम लोगों ने क्या किया, एमएनसीज को, हमारे कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को वहीं पर सेटअप किया, तो कॉस्ट कम हो गया। नहीं तो हम दूसरे लोगों से टेक्नोलॉजीज खरीदने लगे, हमारे पास अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लाइक कोई फोन का कुछ पार्ट अगर नहीं है, तो हम दूसरे लोग से खरीदने लगे, सस्ते में खरीदने लगा, जहां से सस्ते में मिल जाए हमें। तो इस तरीके से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो गया। तो ये दो फायदे तो थे हमारे प्रोड्यूसर के। बट कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ, कंज्यूमर को फायदा ये हुआ कि उनके पास वैरायटी ऑफ गुड्स थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के गुड्स थे खरीदने को। अब जो हम पहले कहते थे, लाइक पहले की मूवीज में देखना, मेरे घर का कारपेट इटालियन है, मेरा फ्लोर ऐसा है, तो बैकग्राउंड ऐसा है, ये वास देख लो 2 लाख का है, ये मैंने विदेश से मंगवाया है, एंड ऑल दैट, ऐसे ऐसे डायलॉग्स हुआ करते थे जो अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर अगर किसी को शो करना होता था तो विदेशी गुड्स लेकर आते थे, खरीदते थे, विदेश से लेकर आते थे। बट अभी ऐसा मार्केट हो गया है हमारे इंडिया का कि हमें विदेश जाने की जरूरत नहीं है कोई विदेशी सामान लेने के लिए, विदेशी सामान हमारे स्वदेश में मिलता है, हमारे इंडिया में मिलता है। तो हम भी ये कह सकते हैं कि हाँ, मेरे घर में भी ये चीज है, वो चीज है, एंड अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं बल्कि अफोर्डेबल प्राइस में है। सो ये हो गया, हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हो गए, हम गुड्स, हमारे कंज्यूमर्स के लिए गुड्स के बहुत सारे चॉइसेस हो गए। Price of similar goods in the two market tends to become equal because of the competition between producer and its quality rises. Exactly. अब क्या हुआ, प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल हो गया और क्वालिटी अंतर हो गया, लाइक क्वालिटी अच्छा हो गया, लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वालिटी के सामान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कम दामों में। तो फायदा किसका है, हमारा फायदा है। प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स कंपटीशन में बने रहने के लिए कम दामों में दाम कम कर दे रहे हैं और बहुत अच्छा क्वालिटी दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखो ना कि हम जो कंज्यूमर्स हैं, हमें क्या चाहिए, सीधा सीधी हम कंज्यूमर्स को चाहिए जो सस्ते दाम में अच्छा सामान मिल जाए, दैट्स इट, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। सो कम दाम में हमें जहां सामान मिलेगा हम वहीं पर, और क्वालिटी वाइज जहां पर दाम सस्ता हो, क्वालिटी अच्छी हो, वहां पर हम जाना चाहेंगे, वहां से हम सामान खरीदना चाहेंगे। सो दिस हैपेंस हियर, इस तरीके से हम कंज्यूमर्स के लिए फायदा होता है। फॉरेन ट्रेड thus results in connecting the markets or integration of markets in different countries। तो इसी तरीके से हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो किस तरीके से काम करता है, तो इसी तरीके से दो अलग अलग कंट्रीज के मार्केट्स को जोड़ता है। अब हम अपने ही लोकल मार्केट में जाके हम चाइनीज सामान खरीद सकते हैं। इससे हमारे पास एक एग्जांपल है ना, पेज नंबर 60, आई गेस पेज नंबर 60 ही है, वहां पर एक एग्जांपल है ना, चाइनीज टॉयज इन इंडिया। ये जो एग्जांपल है ये हम लोगों को दिखाएगा कि फॉरेन ट्रेड जितना ज्यादा अच्छा है प्रोड्यूसर्स के लिए,
उतना ही ज्यादा बुरा भी है कुछ प्रोड्यूसर्स के लिए। अब कैसे? देखो, चाइनीज टॉयज के बारे में हम सभी जानते हैं कि चाइनीज टॉयज क्या है, पूरे के पूरे मार्केट को अक्वायर कर रखा है चाइनीज टॉयज ने। एग्जैक्टली हर जगह जहां पर भी जाओ, इवन सीरीज बल्ब जो होता है, दिवाली में जो हम सीरीज बल्ब लगाते हैं वो भी चाइनीज मिल जाएंगे। टॉयज जो हम खरीदते हैं वो भी चाइनीज मिल जाएंगे, एंड दैट टू अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा सुंदर दिखने वाले भी। तो इवन फोन, जितने भी फोन, आधे से ज्यादा जो हम फोन यूज करते हैं वो भी तो चाइनीज ही है, मेड इन, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बट मेड इन चाइना, चाइना का ही तो होता है। सो यहाँ पर जो चाइनीज टॉयज की बात की जा रही है, चाइनीज टॉयज इन इंडिया में मार्केट बहुत बुरी तरीके से चाइनीज टॉयज ने अक्वायर कर लिया। अब बोलोगे प्रोड्यूसर्स का इसमें क्या मतलब, चाइनीज प्रोड्यूसर्स के लिए तो अच्छा था, तो प्रोड्यूसर्स का इसमें क्या नुकसान हुआ? इंडियन प्रोड्यूसर्स का नुकसान हुआ, बिकॉज इंडियन प्रोड्यूसर्स जो टॉयज प्रोड्यूस करते हैं वो थोड़ी महंगी होती है, एंड महंगा होने की वजह से कोई खरीदता नहीं है उन टॉयज को, एंड किसी के नहीं खरीदने की वजह से यहाँ के जो इंडियन टॉय मेकर्स हैं या टॉय प्रोड्यूसर्स हैं उनका बहुत ज्यादा लॉस होता है, और उन्होंने टॉयज बनाना ही बंद कर दिया। सो अब क्या हुआ, जितने भी अफोर्डेबल और सस्ते, जो सुंदर दिखने वाले, बहुत ही कलरफुल, शाइनी, बहुत अच्छे अच्छे टॉयज जो हैं वो सारे के सारे चाइनीज हैं जिन्हें हम खरीदते हैं। फन फैक्ट, चाइनीज क्या करते हैं, चाइनीज जितनी भी गार्बेज, मतलब जितना भी कूड़ा कचरा होता है ना, जितना भी प्लास्टिक मटेरियल्स वेस्ट होता है, उन सबको कलेक्ट करते हैं, एंड देन उनसे हमारे ये टॉयज बनाते हैं जो छोटे छोटे बच्चे अपने मुंह में लेते हैं एंड फिर उसे खेलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बुरा भी है, बट हाँ, चाइनीज मतलब वेस्ट मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा है। अगर ये कहो, इस तरीके से मानो तो उनका वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है कि जितने भी प्लास्टिक एंड ऑल, जितने भी कचड़े, हर तरीके के प्लास्टिक की बात कर रही हूँ मैं, मतलब सारे जितने भी पॉलिथीन बैग्स हो गए या जो भी प्लास्टिक हो गया, वो सारे के सारे प्लास्टिक से ये लोग यूज करते हैं, क्या करने के लिए? टॉयज बनाने के लिए। तो टॉयज बनाने या फिर कोई भी और बाकी के सामानों के लिए ये यूज करते हैं, जो कि अच्छा नहीं है अगर देखा जाए तो। लाइक फॉर अस, लाइक हमें थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है, लाइक वेस्ट मटेरियल्स, बट हाँ, चाइनीज डू दिस, एंड इस वजह से भी उनके जो टॉयज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं, बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, और हमारे जो टॉयज है वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, जिसकी वजह से बिकता नहीं। बट यहाँ के जो शॉपकीपर्स है वो इसमें बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, बहुत ज्यादा मार्जिन कमाते हैं। कैसे? वो ऐसे कि जब भी हम दिवाली में सीरीज बल्ब खरीदने जाते हैं, देखना, जाकर बोलना उस शॉपकीपर को, जाकर बोलना कि मुझे इंडियन जो इंडिया मेड जो सीरीज बल्ब है वही खरीदना है, एंड शॉपकीपर आपको चाइनीज वाला ही पकड़ाएगा, लेकिन दाम दुगुना करके। तो इसमें शॉपकीपर की पूरी, लाइक शॉपकीपर की बल्ले बल्ले, बिकॉज हम इंडियंस को कभी कभी देश प्रेम जागता है ना कि हाँ, हमारा इंडिया महान है, ये चाइनीज लोग बुरे हैं, हम लोग बॉयकॉट कर देंगे चाइनीज को एंड चाइनीज टॉयज को, चाइनीज फोन्स को, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हम लोग बहुत ज्यादा बॉयकॉट करने के बारे में सोचते हैं, बट करता होता कुछ नहीं है। हम पूरी तरीके से बॉयकॉट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देयर इज अ रीजन। जब हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसी दूसरे कंट्री को लाइक ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कर सकते या पूरी तरीके से क्यों नहीं हटा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि हमारे पास उतने अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं हैं जो कि उनके प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सके। पहले हमें खुद के अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए, तब हम किसी दूसरे चीज को रिप्लेस कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स, इंपोर्ट टैक्स नहीं लगा सकते किसी भी गुड्स पर। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये स्ट्रिक्टली मना है। और क्यों मना है? इस वजह से क्योंकि अगर इंपोर्ट टैक्स ज्यादा लगाया गया कि नहीं जगह हो किसी दूसरे देश के गुड्स पर, प्रोडक्ट्स पर, तो क्या होगा? तो वो देश अपना प्रोडक्ट्स यहाँ पर नहीं बेच पाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लाइक फिर दूसरा देश हमारे साथ भी तो यही कर सकता है। अब अगर एक देश ने ऐसा किया, बाकी देश भी क्यों नहीं करेंगे? बाकी देश भी ऐसा अगर काम करने लगे तो फिर ट्रेडिंग नहीं की जा पाएगी। एंड बहुत से ऐसे देश हैं जिनके पास लाइक जैसे हमारे पास पेट्रोलियम बहुत ज्यादा नहीं है ना, वैसे ही बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर सीमेंट या आयरन एंड स्टील बहुत ज्यादा नहीं है। सो उन लोगों को चाहिए होता है। सो वी हैव टू शेयर इट।
जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी सारी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स है, हम लोगों को शेयर करके आगे बढ़ना है। एंड अगर कोई भी देश ऐसा करता है कि इम्पोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा लगा देता है, तो शेयरिंग नहीं हो पाएगी, एंड शेयरिंग नहीं हो पाएगी तो पूरा का पूरा जो साइकिल है वो बिगड़ जाएगा। अब मैं इसे इरेज करने जा रही हूँ, इसके बाद मैं लिखूंगी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बाद हम लोग ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सीधा सीधी अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जब हम एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करती है, लाइक इंटरलिंकिंग एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज थ्रू ट्रेड इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। सीधा सीधी इसका डेफिनेशन यही निकलता है। ग्लोबलाइजेशन किस तरह से बढ़ा, द लास्ट 2-3 डिकेड्स में क्या हुआ, एमएनसीज ऐसे जगह ढूंढ रहे थे, ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है वो ऐसे ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां पर उन्हें रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाए, जहां पर उन्हें लेबर्स मिल जाए, लाइक स्किल्ड लेबर्स मिल जाए, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या फिर अनस्किल्ड लेबर्स मिल जाए जो कि वर्कर्स का काम कर सकते हैं, चीप सस्ते में सारी चीजें ढूंढी जा रही थी। तो एमएनसीज इन सारे मतलब 20-30 सालों से ये काम कर रहे थे। अब क्या हुआ है, अब उन्हें लोकेशंस मिल गए हैं। ये 20-30 साल मतलब अभी नहीं, 2001 से शुरू नहीं हुआ ये चीज, बल्कि उससे पहले से शुरू हो चुका है। यहाँ पर क्या है, अब वो लोग प्रोडक्शन करना शुरू कर चुके हैं और उन्हें लोकेशंस भी मिल गई है। Nowadays a large part of foreign trade is also being controlled by MNC। Exactly, अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो MNCs ही हैं जो कंट्रोल करते हैं फॉरेन ट्रेड को। जैसे कि हमारा यहाँ पर है फोर्ड कंपनी, जो कार बनाने वाली जो कंपनी है, इंडियन कंपनी है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए ही कार नहीं बनाती, बल्कि क्या करती है, ये दूसरे विदेशों में भी कार बनाकर बेचती है। एट द सेम टाइम विदेशों में इसके जितने भी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है जहां पर कार मैन्युफैक्चर की जाती है, वहां पे भी ये कार कंपोनेंट्स भेजती है ताकि वहां से बेचकर विदेशों में बेचा जा सके, बनाकर विदेशों में बेचा जा सके। फोर्ड कंपनी को एज एन एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे इंडियन कंपनी हैं जो कि विदेशों में काम करते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील की बहुत सारी चीजें विदेशों में भी बिकती है। एंड बहुत सारे ऐसे बाकी रेनबैक्सी पेंट कंपनी है, कुछ एडेसिव्स हैं, बहुत सारी ऐसी हैं, लाइक आपके मेडिसिन के बहुत सारे कंपनीज है जो कि हमारे देश के हैं और बाकी विदेशों में भी बेचे जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दिया, लाइक ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन क्या है, जब हम इंटरकनेक्शन, दो कंट्रीज या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है, इंटरलिंक होता है ट्रेड के जरिए, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया, एमएनसीज ने। जैसा कि हम जानते हैं एमएनसीज के अलावा एमएनसीज अगर नहीं होते तो ग्लोबलाइजेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। ग्लोबलाइजेशन के बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। एमएनसीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्ले द मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स। सिर्फ और सिर्फ एमएनसीज नहीं किया। देखो, गुड्स, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, सब कुछ का मूवमेंट हो रहा है दो देशों के बीच में, पर एक और चीज है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है माइग्रेशन। लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर रहे हैं। क्यों? जॉब के लिए, अच्छे जॉब्स के लिए, पढ़ाई करने के लिए। इवन आधे से ज्यादा विदेशों में हमारे यहाँ के डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स चले गए हैं। अच्छे डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स कहाँ जाकर बैठे हुए? विदेशों में जाकर बैठे हुए। क्यों विदेशों में जाकर बैठे हुए? क्योंकि उन्हें यहाँ पर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, उनके टैलेंट की कदर नहीं की जाती, जो कि विदेशों में टैलेंट की कदर होती है। दैट्स व्हाई दे आर देयर टू अर्न मोर एंड मोर मनी। बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में पढ़ने के लिए स्टूडेंट चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, जिसे हम फॉरेन माइग्रेशन कहते हैं। लोग माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, रहने के लिए चले जाते हैं, काम करने के लिए चले जाते हैं। ऑल्दो अभी कुछ दिनों से या कुछ डिकेड्स, ना दिन मैं नहीं बोलूंगी, कुछ डिकेड्स, कुछ सालों से क्या हो रहा है कि मूवमेंट बहुत ही कम हो गया है। हमारा विदेश जाना या विदेश से किसी का आना ये बहुत कम हो गया है। क्यों? कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ दिस कोविड, बट उससे भी पहले कुछ वो वीजा, पासपोर्ट सबके नहीं हो सकते, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, एंड दैट इज वाई हमारा मूवमेंट थोड़ा कम हो चुका है। अब इन सारी चीजों के बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। किस वजह से हमारा ग्लोबलाइजेशन इतना सक्सेसफुल हो पाया?
सबसे पहला फैक्टर है हमारा टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर अगर नहीं होता तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हमारा ग्लोबलाइजेशन हो पाता, लाइक इतने अच्छे से हम ट्रेड कर पाते। ग्लोबलाइजेशन छोड़ो, इतने अच्छे से हम ट्रेड कर पाते, हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब विदेशों से अगर हम कांटेक्ट नहीं कर पाते, हमें कोई भी सामान मंगवाना है तो हम क्या करते हैं, हम एक कॉल करते हैं और हमारे पास वो सामान आ जाता है, लाइक इन्फॉर्मेशन आ जाती है हमारे बस एक कॉल पे। ये एक कॉल ही है जो कि सबसे महान, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी। इंटरनेट, कुछ सर्च करना है, इंटरनेट, गूगल पे गए, इंटरनेट पे ढूंढा एंड इन आर इंटरनेट इन आर टिप्स, लाइक फिंगर टिप्स पे है हमारे इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज देयर अराउंड आवर फिंगर टिप्स। हमें जब सर्च करना, अरे सर्च करने के लिए हमें अपनी उंगलियों को तकलीफ देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हम जस्ट गूगल असिस्टेंट को बोलते हैं एंड हम जस्ट वो माइक यूज करके हम बस बोलते हैं एंड हमारा काम हो जाता है। हमें इंटरनेट से जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिनटों में, नॉट मिनटों में, मिनटों तो बहुत ज्यादा हो गया, सेकेंड्स में मिल जाते हैं। नैनो सेकेंड्स में हमारे पास हमारा इंफॉर्मेशन आ जाता है जो भी हमें चाहिए। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। अब देखो, एक इंडिया है और मान लेते हैं कोई यूरोपियन कंट्री या वेस्टर्न कंट्री के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा, हमारा टाइम और वहां का टाइम में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ दिन हो रही होगी तो वहां पर रात हो रहा होगा। अब ट्रेड करना है, रात और दिन वाला टाइमिंग तो बहुत गड़बड़ है। एमएनसीज है, यहाँ पर बहुत समय ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ काम करते हैं फिर वो विदेश में भेज दिया जाता है, वो फाइल को विदेश में भेज दिया जाता है, वहां पे जो वर्कर बैठे हुए हैं वो उसे रिव्यू करते हैं, वो अपना काम करके फिर वापस से यहाँ पर भेज देते हैं। सो ये क्या है, टाइमिंग, जब जिसका शिफ्ट खत्म हुआ उसने ईमेल कर दिया, भेज दिया एंड काम हो गया। तो ये क्या 24/7, चाहे दिन हो या रात हो, टाइम रुक नहीं रहा है, काम रुक नहीं रहा है, वो काम कंप्लीट होता जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम अभी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, चाहे वो फैक्स हो या हमारा इंटरनेट हो, टेलीफोन हो, मोबाइल हो, सब कुछ जो है ये इतना अच्छा होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प हुई, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर क्या है, क्या ट्रांसपोर्टेशन के बगैर हम ग्लोबलाइजेशन कर पाते? क्या ट्रांसपोर्टेशन के बगैर हम ट्रेड कर पाते? नहीं कर पाते। सो ट्रांसपोर्टेशन इज एन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये जो हमारे वाटरवेज हैं, शिप्स हैं, बड़े बड़े शिप, कार्गो शिप्स, मर्चेंट शिप्स जो है, उसमें बड़े बड़े कार्गोज और बहुत ज्यादा हैवी सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, बेचा जाता है, ताकि हम ट्रेड कर सके। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, किसके भरोसे पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रहे हैं? वही कम्युनिकेशन के, वही क्या हमारा है, वही ट्रांसपोर्टेशन के। बिना ट्रांसपोर्टेशन के हम नहीं कर पाते ट्रेड। सो ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन कम्युनिकेशन में। ये तो हो गया हमारा। इवन सैटेलाइट भी है, सैटेलाइट भी हेल्प करती है हमारी, लाइक सैटेलाइट दीज हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। एग्जैक्टली, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, रडार्स एंड सैटेलाइट्स की वजह से ही हम जो भी आज कम्युनिकेट कर पाते हैं। उसके अलावा एक एग्जाम्पल है जो मैं बुक देखकर बताना चाहूंगी आप लोगों को। ये एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि मुझे याद नहीं है, लिटरली मुझे ये एग्जाम्पल याद नहीं है। सो ये एग्जाम्पल क्या है, पेज नंबर 63 से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आईटी इन शॉर्ट have played a major role in spreading out production of services across countries. Let us see how. तो ये तो हम लोगों को पता है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल निभाया, बट कैसे? यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। ये जो हमारा है, लाइक क्या बोल सकते हैं इसको हम, स्टोरी बेस्ड और एग्जाम्पल, जो कि इकोनॉमिक्स में हमेशा से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। A news magazine published for London readers is to be designed and printed in Delhi. तो एक न्यूज मैगजीन है कोई जो कि लंदन के रीडर्स के लिए पब्लिश की जाने वाली है, जिसको डिजाइन कौन करेगा, प्रिंट कौन करेगा, डिजाइन और प्रिंट कौन करेगा, कहां पर होगी? तो दिल्ली में होगी। The text of the magazine is sent through internet to the Delhi office. तो दिल्ली ऑफिस में टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट जो भी मैगजीन में प्रिंट होने वाला है वो सारा का सारा दिल्ली ऑफिस में भेज दिया जाता है। किसके जरिए? इंटरनेट के जरिए। जो डिजाइनर है दिल्ली ऑफिस में बैठा हुआ है, वो क्या करते हैं, वो ऑर्डर को लेते हैं और उनको वो समझते हैं कि किस तरीके से डिजाइन बनाना है मैगजीन का, और डिजाइन द मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन। So the designer in the Delhi office get order on how to design the magazine from the office in London. जो दिल्ली में डिजाइनर बैठे हुए हैं उनको डिजाइन भेजा जाता है लंदन के ऑफिस से कि इस डिजाइन के जरिए उन्हें यही डिजाइन में मैगजीन छापनी है। और
यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, फोन के जरिए या इंटरनेट के जरिए, ईमेल्स के जरिए उनको भेजा जाता है ये सारे लाइक इंफॉर्मेशंस. The designing is done on a computer. After printing, the magazine are sent by air to London. Even the payment of money for designing and printing from a bank in London to a bank in Delhi is done instantly through the internet e-banking. तो यहाँ पर क्या होता है, डिजाइन जितना भी हो गया डिजाइन कर लिया एंड प्रिंट कर लिया जाता है. प्रिंट करके इंडिया में प्रिंट होकर फिर उसको बाय एयर, एरोप्लेन के जरिए वो सारे मैगजीन्स को भेज दिया जाता है. कहाँ पर? लंदन भेज दिया जाता है. लंदन भेज दिया जाता है एंड पैसे की जो लेन देन है, जो पेमेंट है, वो भी किस जरिए से हो जाती है? वो भी इंटरनेट बैंकिंग के जरिए इजीली हो जाती है. तो ये क्या है? ये हमारा टेक्नोलॉजी ही तो है, हमारे कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन ही तो है जिसके जरिए हमारा ट्रेड हो रहा है. कम्युनिकेट किया गया, लंदन वालों ने हम लोगों को क्या दिया? ऑर्डर दिया कि आप ये मैगजीन का डिजाइन बनाओ, प्रिंट करो और फिर मुझे भेजो. एंड यहाँ से प्रिंट होकर और फिर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के जरिए यहाँ से वो मैगजीन्स बनाकर भेज दिए गए. कहाँ पर? लंदन में. एंड पैसे कैसे आ गए? ई बैंकिंग के जरिए पैसे भी भेज दिए गए. So this is how telecommunication or transportation works or helps our globalization. So अगले वीडियो में हम लोग करेंगे लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज. देखो, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होता है, मैं छोटा सा थोड़ा बहुत आपको रिव्यू दे देती हूँ. लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है जब हम ट्रेड बैरियर्स हटा देते हैं. ट्रेड बैरियर्स होता क्या है? ट्रेड बैरियर्स उसे कहते हैं जब हम इंपोर्ट नॉट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट पे अगर हम क्या करते हैं? टैक्स लगाते हैं, तो फिर वो हो जाता है ट्रेड बैरियर. अब ट्रेड बैरियर क्या होता है? ट्रेड बैरियर मतलब हम आपको ट्रेड करने से रोक रहे हैं. हम नहीं चाहते हैं कि आप ट्रेड करो यहाँ पर, इसलिए हम आपको रोक रहे हैं ट्रेड करने से. सो यहाँ पर क्या किया जाता है? अगर हमें ट्रेड बैरियर्स लगाना है तो हम क्या करते हैं? हम इंपोर्ट में टैक्सेस बढ़ा देते हैं, इंपोर्ट टैक्स बढ़ा देते हैं. इंपोर्ट टैक्स बढ़ाने से क्या होता है? प्राइस बढ़ गया सामान का प्राइस बढ़ गया. तो अगर कंट्री में, अपने कंट्री में सस्ता सामान मिल रहा है तो हम विदेश का आया हुआ महंगा सामान क्यों खरीदेंगे? तो ये है ट्रेड बैरियर. लिबरलाइजेशन क्या है? जब हम ट्रेड बैरियर को हटा देते हैं, जब हम थोड़ा बहुत टैक्स लगाते हैं, बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगाते या ना के बराबर टैक्स लगाते हैं, उसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन. तो ये चीजें हैं यहाँ पर. सो रिमूविंग टैक्स बैरियर और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट इज व्हाट नोन एज लिबरलाइजेशन. तो अगले वीडियो में हम करेंगे लिबरलाइजेशन को अच्छे से एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया और बाकी के जितने भी हैं टॉपिक्स. सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, कुछ रहेगा थोड़े, सब्सक्राइब कर देना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.